चलिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिन लोगों ने अपनी आईडी नहीं लिखी है स्टेटस में, तो काइंडली अपनी आईडी भी लिख दें और अपनी आप को भी नज़र रखें कि कोई आपके नाम से डुप्लीकेशन पे इंटर तो नहीं होगा, जिससे थोड़ा सा स्मूथली आगे बढ़ सकेंगे। लास्ट टाइम जो स्टूडेंट इंटर हुआ था उसकी हमने आईडी वगैरह डिटेक्ट कर ली है और बहुत नियर पहुँच गए उसके। कौन है वो हमारे स्टूडेंट में से कोई होता है जो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता है, इसलिए मुहतात रहें, आपके नाम से कोई डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी जो हम देख रहे होते हैं यहाँ पर स्लाइड में, इसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। और प्रैक्टिस से मुराद ये है कि कोई डेटा सेट आप पिक करें या मैंने जो डेटा सेट दिया है उसको आप पिक करें और उसके बेसिस के ऊपर इसको जो है वो आप प्रैक्टिस करें सब चीज़ों की। और ज़रूरी नहीं है कि अभी कोई रिज़ल्ट आपके सामने आए। रिज़ल्ट तो हमारी आज की क्लास, जो हमारा टारगेट था, जैसे आज हमारी 6 क्लास है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 क्लास में हम काफ़ी हद तक फीचर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे और फीचर इंजीनियरिंग के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको, लेकिन वो फीचर इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज़ जो है वो प्रैक्टिस से साथ साथ आती रहती है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। तो फिर हम उसको देख देख के जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। और मैंने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि डिफरेंट डेटा के ऊपर डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाई की जाती है, सब पे सारे मेथड नहीं अप्लाई होते। तो मैं भी आपको इस आज जो असाइनमेंट दूंगा उसमें फीचर इंजीनियरिंग एक डेटा सेट दूंगा जिसमें आपने फीचर इंजीनियरिंग करनी होगी और लिखना होगा कि आपने ये मेथड क्यों लगाया है, ये सारे जो भी फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप्स आप लगाएंगे। तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके रिजल्ट से कितना एक्यूरेसी जो है वो जाएंगे। तो फिर हम एक्यूरेसी मेजरमेंट और फिर उसके मेजरमेंट के तरीके, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो इससे हम ख़त्म करेंगे फीचर इंजीनियरिंग के काम को, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो है इनकोडिंग टेक्निक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कुछ थोड़ी सी रिवीजन करके। हमने ये इनकोडिंग टेक्निक लास्ट क्लास में शुरू की थी और कहा था कि हमारे पास इनकोडिंग के ये दो तरीके हैं, एक है वन हॉट इनकोडिंग और एक डमी इनकोडिंग। और इन दोनों इनकोडिंग को हमने करके भी देखा था, जो हमने लास्ट टाइम इम्बार्क का एक डेटा सेट था उसके ऊपर अप्लाई किया था और ये बताया था कि दोनों में वाज़ेह फ़र्क क्या है। तो दोनों में वाज़ेह फ़र्क ये था कि एक में आप एक कम जो है वो फीचर सेलेक्ट करते हैं, जिसमें जैसे आप कहते हैं कि सेक्स है तो उसके अंदर मेल फीमेल है, तो मेल फीमेल यानी जेंडर के अंदर मेल फीमेल है, तो मेल फीमेल में मेल को अगर आप 1 कह रहे हैं तो फिर आप मेल के ना होने को 0 कह देते हैं। तो इस तरह से फिर आपके मसले जो है जाते हैं, रेदर देन कि आप दो अलग-अलग जो है वो एट्रीब्यूट्स जनरेट करें। तो ये काम तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर जैसे किसी ने कहा, पूछा भी था सवाल लास्ट क्लास में कि अगर इसके बहुत सारे वैल्यूज़ हों, किसी भी एट्रीब्यूट में बहुत सारे वैल्यूज़ हों, तो फिर हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके तो बहुत सारे जो है वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो नॉर्मली होता ये है कि जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें जो वेरिएंस होता है, यानी जो झुकाव होता है, वो एक तरफ बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी वैल्यूज़ थोड़ी कम होती है। आप कहीं देखेंगे आपको इस तरफ ऐसे नज़र आएगा। तो पहले आप उन वैल्यूज़ के काउंट को देख लेते हैं कि हर वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीटेड हो रहा है। ये काम भी हमने लास्ट क्लास में किया था। इम्बार्क में देखा था कि इम्बार्क में वैल्यूज़ क्या काउंट उसकी आ रही है, एस की, सी की और जो भी दूसरे वेरिएबल्स हैं उसके अंदर उनकी क्या काउंट आ रहा है। उनके काउंट को देखने के बाद फिर हमने उसका एक मार्क्स जनरेट किया था और ये तय किया था
कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज यानी नंबर के बाद अगर उससे छोटी तादाद में है तो उसके नए कॉलम बनाने के बजाय सबको मर्ज कर देते हैं और उनका नाम आप कोई भी सजेस्ट कर दें, अदर कर दें या कोई कैरेक्टर ओ कर दें या जो भी कर दें। अगर आप देखें तो ये काम भी हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसमें हमने कहा था कि पहले आप मार्क्स बनाएं और मार्क्स में इज इन की मेथड को लगा के इज इन यानी वो काउंट जो कि 170 से कम हो, यानी जिनकी वैल्यूज 170 से कम हो, तादाद जिनकी काउंट्स कर रहे हैं ना, तो जिनकी तादाद 170 से कम हो उस इंडेक्स की वैल्यूज का एक मार्क्स आपने जनरेट करना। उसके बाद आपने कहा कि इम्बार्क में वो मार्क्स को एसोसिएट करके उस सारी वैल्यूज को जो ये ट्रू कर रही है मार्क्स वाली वैल्यू उसको अदर का नाम दे दिया आपने। और उसके बाद फिर आपने जब इनकी वैल्यू को काउंट किया तो फिर आपको अदर का भी एक नया फील्ड आ गया और जो दूसरी वैल्यूज थी एस और सी या जो भी कम वैल्यूज थी जो 170 से कम थी वो सब खत्म हो गई उसमें से। तो ये काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया। 3 स्लाइड मैंने रिवीजन के लिए लगाई ताकि स्टूडेंट आ जाए। और तो ये काम जो है हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इसको याद नहीं करना आपने, बस ये ध्यान में रखना है कि हम अपने बेसिकली इनकोडिंग टेक्निक में कैटेगोरिकल डेटा अगर है तो हम किस तरह से अपनी जो इनकोडिंग टेक्निक में इन जब कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं तो किस तरह उसको लिमिट करना। और ज़रूरी नहीं कि ये सारे एक ही मेथड हो, ये तो एक मेथड यहाँ सिखा दिया जाता है, बाकी आप हो सकता है कि जब आप जाएं तो कोई और नया मेथड आ चुका हो स्टैटिस्टिकल, तो वो भी आपको जब आप रन टाइम पे वर्क करेंगे या ढूंढेंगे या पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाए। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड आपको बता दी गई कि इस तरह से जो है आप जो है उसको लिमिट कर सकते हैं। फिर कहता है फीचर इंजीनियरिंग में, फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली अगला टारगेट है डीलिंग विद न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा का मतलब ये होता है कि न्यूमेरिक का मतलब ये है और सुनिए, हमारा मेजर फोकस ये है कि जो डेटा हमें दिया गया है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की वजह क्या है? न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की वजह ये है कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं तो उसको टेक्स्ट डेटा नहीं चाहिए होता, स्ट्रिंग डेटा नहीं चाहिए, बल्कि न्यूमेरिक चाहिए। तो इसलिए हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अपने डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं शो करता हूँ स्क्रीन, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इस स्क्रीन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमने आखिर में जो काम करके छोड़ा था वो ये था, लास्ट में जो हमने काम किया था वो कुछ ये था कि ये हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग के बाद जो हमारे टाइटैनिक का डेटा सेट था उसको हम इस शेप में ले आए थे। DF न्यू 71 नंबर लाइन पे देखेंगे आप, 71 नंबर लाइन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये DF न्यू 3, ये वो के सारे हमारे पास एक इंटीजर या डेसिमल या नंबर फॉर्मेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि डायरेक्ट मशीन लर्निंग का मॉडल इस पर लगा दिया जाए, तो ऐसा होता नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट मशीन लर्निंग, पहले हम जब न्यूमेरिक बना लेते हैं इसको तो उसके बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके ऊपर हम बेसिकली ये देखते हैं कि इसके अंदर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए आपको कुछ मैकेनिज्म जो है वो आना चाहिए, किस तरह से हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं या किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा न्यूमेरिक है, यहाँ पे पैसेंजर आईडी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम और भी इसको श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन इस श्रिंक करने से जो हमने शुरू में भी किया कि टिकट को हटा दिया और फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को हमने रिमूव करते चले गए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी तक हमें नहीं पता है, जब तक हम इसके रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे। आपका फाइनल प्रोजेक्ट ऐसे ही होगा, कैगल का डेटा दूंगा और आप वहाँ पे उसको सबमिट भी कराएंगे ताकि आपको कैगल में सबमिशन भी आ जाए। तो उसने यहाँ पर जुमला जो यूज़ किया वो यही किया है। मैं दोबारा स्लाइड की तरफ जाता हूँ। तो इसने जुमला जो यानी जो स्टेटमेंट यूज़ की है वो यही की है कि आप जो है ये ना समझें कि न्यूमेरिक डेटा डीलिंग विद द न्यूमेरिक वेरिएबल्स, यानी अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया है तो पहली लाइन पे ये लिखी हुई होगी कि इफ डेटा हैज ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज, अगर डेटा में आपने सारा न्यूमेरिक कर भी दिया है बट इट आल्सो अलाउज टू इम्प्रूव द फीचर। ठीक है, एक होल्ड कीजिएगा, मैं एक फोन
अच्छा जी, सॉरी। तो वो कहता है कि इफ़ डेटा हैज़ ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज़ बट इट ऑल्सो अलाउज टू इम्प्रूव द फीचर्स, यानी आपका डेटा सारा न्यूमेरिक में हो चुका है, जो कि हमने किया भी, देख भी लिया हमने, कुछ को डिलीट कर दिया, कुछ न्यूमेरिक को हमने इंपोर्ट कर दिया, जैसे हमारे पास इम्बार्कमेंट थी, वो इम्पोर्टेंट था, उसको हमने इंपोर्ट कर दिया। इसी तरह से जैसे जेंडर था, उसको इंपोर्ट कर दिया। लेकिन वो कहता है कि कुछ न्यूमेरिक डेटा, जैसे मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक फीचर सच एज एज, प्राइस, काउंट और जियो स्पेशल डेटा, इस तरह के जो डेटा होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसको मज़ीद हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे एज पे, प्राइस पे, काउंट पे, तो क्या काम कर सकते हैं? कहता है इट शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यू कंसिडरेशन एंड पॉसिबल फीचर इंजीनियरिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। हम इस पे अगर मज़ीद इसको कंसीडर करें तो इसकी फ़ीचर इंजीनियरिंग से हम इस डेटा सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर हम ये देखें कि एज जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बच्चे मौजूद हैं, और हो ये रहा है कि जो 80 साल का ये लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं, वो आउटलायर में जा रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि वो उस आउटलायर को या फिर ग्रुपिंग करके उसको जो है वो बेहतर अंदाज में उसको इम्प्रूव किया जाए। तो दोबारा मैं बताता हूँ, तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारा सारा डेटा न्यूमेरिक हो गया तब हम इस पर मशीन लर्निंग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, बल्कि हमें ये सोचना है कि इसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उस इम्प्रूव के बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट मेथड। ये तो एक आइडिया देने के लिए टॉपिक को इंसर्ट किया जाता है और उसमें 1 या 2 मेथड जो है आपको बता दिया था। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर इंसर्ट होते चले जाएंगे और इसकी बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कोई भी बुक जो मैंने दी है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये चीज़ें मिलें आपको इसी तरह। इसकी बेशुमार बुक्स हैं जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आप देख भी सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि और कौन से मेथड हैं, यानी जो मैंने पढ़ाया है उसके अलावा। तो ये एक बात है जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ताकि आपको ये मालूम हो कि ये चीज़ें भी हमें कंसिडरेशन में करनी है। जैसे हमने पहले कहा था कि जितना अच्छा डेटा सेट बनेगा, उतनी अच्छी उसकी जो है प्रिडिक्शन मशीन लर्निंग के थ्रू हो सकेगी। तो इसी का कमाल है। तो ये इसकी जॉब भी अलग है बिल्कुल, मशीन लर्नर की जॉब अलग है, डेटा फीचर इंजीनियरिंग या डेटा इंजीनियरिंग की जॉब अलग है। तो इसमें पहले वक्त में तो कमाल नहीं आ सकता, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। तो कहता है चेक आइदर द मैग्नीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जस्ट डायरेक्शन, यानी ये देखना कि उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो बेसिकली किसी काम का है या सिर्फ किसी चीज़ की डायरेक्शन है। यानी समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि कोई, जैसे इन्होंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि कोई रेस्टोरेंट है और उसके अंदर उसकी जो चेकलिस्ट है उससे वायलेशन कितनी की है, ठीक है, और कितनी वायलेशन उसने नहीं की है। तो सिर्फ ये देखना है कि वो वायलेशन इसने की है या वायलेशन इसने नहीं की है। तो इस बात को देखने के लिए अगर हम यहाँ पर एक डेटा सेट को देखें, मिसाल के तौर पर अगली लाइन को पढ़ने से पहले, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इस रेस्टोरेंट के अंदर ये नज़र आ रहा है कि RS1 ने 0 वायलेशन की है, RS2 ने भी 0 वायलेशन की, लेकिन RS3 ने 2 वायलेशन की और RS4 ने 1। तो हमारा मकसद यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड, RS6 ने 4 वायलेशन की है। ये तो हमें डेटा सेट को पढ़ के पता चलेगा कि इस वक्त डेटा सेट में नंबर ऑफ वायलेशंस इंपॉर्टेंट है यानी मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि इसने की है या नहीं की। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? यानी मैं अपनी एक्सप्रेशन तो नहीं शो कर पा रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि इसने एक भी वायलेशन की है कि तो ये वायलेशन की कैटेगरी में चला गया, ठीक है, चाहे उसने उसके बाद 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो। तो ये तो हमें डेटा सेट की कैटेगरी को देख के पता चलेगा। समझ आ रही बात है? तो अब अगर हम इस तरह के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, वो कि ये जो नंबर ऑफ वायलेशन है, ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा ये न्यूमेरिक है, लेकिन इस पर मज़ीद हम काम कर सकते हैं। मज़ीद काम ये कर सकते हैं कि हम ये देखें कि इसकी मैं आंसर ले रहा हूँ, इसलिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर हज़ारों रॉ के डेटा सेट में सारे डेटा कैसे देखेंगे कि सर काइंडली फुल स्क्रीन। अच्छा, फुल स्क्रीन तो कर देता हूँ मैं। हाँ, उसके लिए तो वो काउंट का मेथड चलाते हैं ना, यानी आप पहले ये तो तय हज़ारों सेट में आप ये देखते हैं, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन आप ये देखते हैं
कि मतलब देख, ऐसा नहीं कि अगर मिलियंस ऑफ डेटा है तो आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते। आप एनालाइज करने के लिए उसके अंदर से सबसेट कलेक्ट कर लेते हैं, रैंडमली 3-4 सबसेट कलेक्ट करके फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जाहिर है ऐसा नहीं होता कि अगर आपके मिलियंस ऑफ डेटा है जैसे आपके जहन में और मैं उसको एक नज़र में देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 9 डेटा में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बल्कि सबसेट को देखते हैं, क्योंकि डेटा तो रैंडम है ना, बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो सेट नहीं करते, और फिर वो डिफरेंट जगहों से सबसेट को एनालाइज किए। इसलिए फीचर इंजीनियरिंग काम तो ये नहीं कि एक घंटे में करके आप वापस कर दी, इस टेक टाइम ना, कि आप एक एक फील्ड के ऊपर एक एक एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है वो टाइम कंज्यूम करेंगे, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। जिनको मतलब मज़ा आता है वो उस पर इंजॉय कर सकते हैं, जिनको मज़ा नहीं आता दायरे वो बोर होंगे कि एक एक फील्ड के ऊपर इतना टाइम लग रहा है। अब अगर 1 मिलियन डेटा है तो आप एक सबसेट जो है वो 3,000 का, एक सबसेट 5,000 का कहीं से कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे उसमें डेटा की वेरिएशंस कैसी, फिर ये चेक कर रहे होंगे ओवरऑल सब डेटा सेट के अंदर कि सिर्फ आपका वेरिएशन का होना है या फिर आप ये कहते हैं कि उसकी तादाद भी इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमने ये तय किया कि ये जो हमारे पास रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट जो है ये बेसिकली वायलेशन कर रहा है तो ये एक कैटेगरी है, वायलेशन नहीं कर रहा तो एक कैटेगरी, 4 या 5 या मैग्नीट्यूड को हम कंसीडरेशन नहीं करना चाहते इस वक्त, क्योंकि ये समझाना मकसद है, इसलिए हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इसकी मीनिंग्स बताएं। लेकिन ज़ाहिर है जब आपका डेटा सेट होगा तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कहते हैं कि पहला मेथड है और हम यहाँ पर क्रिएट अ बाइनरी कॉलम्स डेट अ रेस्टोरेंट कमिटेड द वायलेशन होगा, हम इस तरह कर देते हैं कि हम ये कर लें कि रेस्टोरेंट ने बेसिकली वायलेशन की है या नहीं की है, ये हम बता देते हैं। तो अभी हम सेफ साइड पे रहने के लिए एक नया कॉलम जनरेट किया बाइनरी वायलेशन के नाम से, वो के पुराने वाले के अंदर अपडेट कर सकते थे, लेकिन एहतियातन के पुराना वाला जो है वो हमने एक नया बाइनरी वायलेशन जो है वो हमने क्रिएट किया उसी डीएफ के अंदर, जो डीएफ अभी हम देख रहे थे। इससे होगा कि जब आपका क्रिएट हो जाए तो आप पुराने वाले को डिलीट कर दें, ड्रॉप कर दें, यानी उसके आपने कहा कि df.log वो लोकेशन जिसमें बाइनरी वायलेशन जो है वो 0 से बड़ी है, सबको 0 कर दिया आपने। तो नंबर ऑफ वायलेशन में जिसकी बाइनरी वायलेशन 0 से बड़ी है उसमें आप जो आपने नया फील्ड जनरेट किया है उसके अंदर उस 1 कर दिया जाए, इजिकल टू 1। ये बेसिकली जो मैं प्रोसीजर है इसको जब आप अप्लाई करेंगे, जो कभी मैं थोड़ी देर में इसको करूँगा, जाहिर सी बात है पहले इसकी थ्योरी समझा दूँ और आपके पास ये स्लाइड भी अवेलेबल होगी। कहीं पे ब्रैकेट की सिमिलरिटी का मसला होता है वो कोड में जाके सही हो जाता है, जैसे ये इससे क्लोज हो गया और ये इससे क्लोज हो 1 बाहर लिखा हुआ। तो ये बेसिकली सिंटैक्स का तो हमें देखना है कि बाइनरी यानी df.log, ठीक है, और ये जो हमने नंबर ऑफ वायलेशंस लिखा है ये df का एक फील्ड है। तो कहता है इसकी जो भी लोकेशन 0 से बड़ा है उसमें न्यू जो एट्रीब्यूट्स आपने क्रिएट किया उसमें जाके 1 रखें। इसका मतलब है जो 0 थे वो तो 0 ही रहेंगे और जहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये चेंज हो जाएगा और इसको चेंज होके शो करना चाहिए था, चेंज होके होना ये चाहिए कि यहाँ पर ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा और इस 2 की जगह 1 आ जाएगा, इस 1 की जगह 1 ही रहेगा, 0 की जगह पे 0 रहेगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद आप ये नंबर ऑफ वायलेशन का कॉलम डिलीट करना चाहें तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ वायलेशन है ये बाइनरी कन्वर्जन आपने कर दी। बाइनरी कन्वर्जन का मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए था, बल्कि यहाँ पर आप इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी देखने जाते थे उसने वायलेशन की है या नहीं की, जैसे अभी हमने जेंडर के अंदर किया था, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है, सम टाइम ऐसा नहीं भी होता है कि आप ये नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे सेकंड मेथड है बिनिंग करना, यानी जो जिसको आप कहते हैं, जैसे बिनिंग का मतलब होता है आपने इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप से मुराद एक बिनिंग, 2 बिनिंग इस तरह से बनाते चले जाएं। तो जैसे आपने हिस्टोग्राम में देखते हैं, तो हिस्टोग्राम के बिन्स होते हैं, वो जो स्क्वायर बना हुआ होता है ना बिन्स कहलाते हैं। तो बिनिंग मेथड में क्या होता है कि आप अब बाइनरी से हटना चाहते हैं, आप ये नहीं कहते कि मुझे 2 ही 0 और 1 बनाना है, बल्कि आप डिफरेंट कैटेगरीज उसका बना के कहते हैं दिस इज ऑफन यूजफुल सच एज एज, वेट एंड एक्सेट्रा। यानी आप कहते हैं कि ये उस वक्त इम्पोर्टेंट होता है जब आप एज और वेट और इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। यानी एज है, अब उसमें एक आदमी है और उसका एज जो है बेसिकली 40 ईयर्स है, दूसरा आदमी उसका एज भी 40 है, तीसरा उसके भी 40 ईयर्स, इस तरह भी कोई 100 आदमी जिसके एज 40 हैं,
ठीक है। तो अब कोशिश ये की जाती है कि जिसमें जो कि ये 40 वाले एज के उनको हम एक ही नाम दे दें, बिला वजह ये 40 के कंफ्यूजन में है, या एक ग्रुप बना दें कि 30 से लेकर 40 तक को हम एक ही नाम दे दें, जिसको बिनिंग कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपने स्टार्स पढ़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते थे तो वहाँ पे एक रेंज देते थे कि इस लिमिट से ग्रुपिंग जब करते थे, इस लिमिट से इस लिमिट तक को हम बेसिकली इस क्लास के अंदर रखेंगे। तो वो काम यहाँ पे किया जाता है। और एज वगैरह के अंदर इसकी वेरिएंस को, गौर सुनना, इसके वेरिएंस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली जो हमारे पास अभी जो वेट है और जो एज वाला कॉलम है उसको पहले हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद उस पर अब हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम बीनिंग करके उसकी ग्रुपिंग कर लें। ठीक है, ताकि वो ग्रुप में आ जाए। पहले तो ये देखेंगे कि एज का फैक्टर किस तरह से मूव हो रहा है और फिर उसके बाद उसकी बीनिंग कर लिया जाए। अब बीनिंग करने के लिए आपकी मर्जी, आप 4 करें, 3 करें, 2 करें, जिस तरह भी करना चाहे अपनी बीनिंग उसके अंदर करके आप रख लें। तो वो कहता यह है कि अब यकीनन जब हम बीनिंग करेंगे तो वो ये नहीं पता कि वो अच्छी हुई है बुरी हुई है, ये लेकिन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमें ये मेथड आ गया। जब आप एक्सपर्ट होके इसको पे काम करेंगे और जब आप मशीन लर्निंग मॉडल जो अगली क्लास या आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रोसेस को जो है वो कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा नहीं। उसमें दोनों तरीक़ों से चेक किया जाता है कि आप बीनिंग करके पहले अपने मॉडल को बनाएं और एक्यूरेसी चेक करें और फिर आप जो है बीनिंग के बगैर जो है वो प्रोसेस को चलाएं और चेक करें। तो ये बेसिकली इस तरह से आपको समझ में आता है कि हमने जो किया है इस डेटा सेट को सही किया नहीं किया। और इस तरह आस्ते आस्ते डेटा सेट से फेमिलियरिटी हो जाती है आपकी, तो आप जो है फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस पैटर्न का जो है वो ये बीनिंग करना है। ठीक है, मैं अब इसकी कोडिंग की तरफ जाता हूँ। देखो बीनिंग के लिए जो हम बीन करना चाहते हैं उसके लिए कट मेथड इस्तेमाल होता है। और भी देखो, ये तो मैं जो आपसे कहता हूँ ना कि मैं एक मिनट स्टूडेंट लिस्ट देख लूँ, फिर आपको समझाता हूँ स्टूडेंट एंटर करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हो सकता है कि और मेथड भी यूज होता हो। जैसा हर चीज़ के लिए डिफरेंट मेथड्स थर्ड पार्टी भी होते हैं और अपने मेथड भी होते हैं, लेकिन ये पीटी का मेथड है कट। कट जो है वो बीनिंग करता है, यानी कट का मतलब होता है कि वो बेसिकली डेटा को तोड़ देता है, कट कर देता है और डिफरेंट किसी की ग्रुपिंग में ले आता है। तो आपने कहा कि इम्पोर्ट है नमपाई एसपीडी, ये तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, नमपाई 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 नहीं करना, पीडी के मेथड के अंदर है, ये चेक कर लेंगे ये हमें, मुझे याद, हाँ, क्योंकि ये एरे टाइप में बनाएगा तो पीडी मेथड के अंदर है, नमपाई के मेथड है ये। पांडास एस पीडी होना चाहिए, मुझे भी ऐसे लग रहा है, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया। चलो अभी चेक कर लेंगे, ये पांडास के मेथड के अंदर आता है, पीडी में शायद नहीं आता है। ठीक है, नमपाई में नहीं आता बल्कि पांडास में। सही कर लूँ उसको मैं? तो मैं इसको स्मॉल करूँगा ना तो फिर मैं इसको सही कर दूँगा। ठीक है, अभी आप पांडास ही लें। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा डेटा न्यूमेरिक है फिर भी हम इसके ऊपर गेम प्ले कर रहे हैं। अब वो कहता है कि आप इस वक्त एहतियात के तौर पे एक नया फील्ड जनरेट कर रहे हैं। अब हो रही होगी ना कोड की स्क्रीन हो रही है? कोड से मुराद है जो स्लाइड्स जिस पे कोड लिखा हुआ था वो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नहीं हो रही सर, कोड की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा है सर। सर वही हो, स्लाइड हो रही है सर, स्लाइड वाली हो, हाँ तो मैं स्लाइड पे ही हूँ और स्लाइड पे कोड की स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, चलो ठीक है। अभी मैं कोड पे गया नहीं हूँ, बार बार स्विचिंग से पहले मैं पहले थोड़ा समझा दूँ फिर हम कोड की तरफ जाके इसको पढ़ लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स पढ़ा के फिर आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसमें हमने इस वक्त भी डीएफ के अंदर एक नया एट्रीब्यूट जनरेट किया है जो है बिल्ड ग्रुप के नाम से। आपकी मर्जी, आप जो भी नाम उसको दे दें।
और बेहतर है कि वो नाम भी इसके अंदर ऐड करें जिसके लिए बना रहे हैं। जैसे एज के लिए बना रहे हैं तो बिल्ड ग्रुप एज करें, ग्रुप की जगह बिल्ड एज कर लें, ताकि पता हो कि ये एज के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा pd डॉट कट, कट इसका मेथड है और इसके अंदर आपने 3 एट्रीब्यूट्स अभी फिलहाल पास किए। जब आप इसकी pd पांडास की डॉक्यूमेंट्री में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा कट के और कितने पैरामीटर्स हैं। 3 मेजर पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि किस किस बेसिकली एट्रीब्यूट्स का आपने बनाना है, किस फीचर्स के लिए काम करना है। तो डीएफ में जो एग्जिस्टिंग फीचर है वो नंबर ऑफ वायलेशंस को मैं काम कर रहा हूँ, इसने ये बताया। फिर कहता है कि बिन्स क्या बनाने, माइनस एन पी डॉट आई एन एफ इन्फिनिटी 0 2 एन पी डॉट इन्फिनिटी। ये जो इसके अंदर हमने बिन्स के पैरामीटर लिखे हैं, इसमें एक्चुअल में 0 और 2 है। 0 2 का मतलब है 0 1 2, ये इसकी रेंज दी जाती है बिन्स की, 0 1 2। ठीक है, और उसी को हमने लेबल दिया हुआ है कि उसको लेबल देंगे 1 2 और 3 का, यानी 3 इसके अंदर बिन्स बनेंगे। उसने कहा तो ये माइनस एन पी डॉट इन्फिनिटी, और एन पी डॉट इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जो 0 के बाद नेगेटिव होंगे, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, -1 -2 -3। अगर कोई डेटा ऐसा है, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट में तो हो सकता है, वेट में भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी और चीज़ में तो हो सकता है ना माइनस में। तो अगर कोई ऐसा है जो नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली वो 0 कर देगा। ठीक है, बिन्स में। और एन पी डॉट इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वाला पार्ट, जो 2 से बड़े होंगे वो सारे के सारे वो 2 कह देंगे यकीनन। तो आपकी मर्जी है आप कितने बिन्स बनाना चाहते हैं। 0 और 2 आपका मतलब है कि 0 से 2 का 0 1 2, और उनको लेबल किससे किया गया, 1 2 3 से। तो ये 3 बिन्स जो है वो आपने इसके अंदर डिज़ाइन कर दिए और इसकी लेबलिंग भी आपने कर दी। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके उस कॉलम के अंदर डेटा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और 3 हिस्सों में डिवाइड करके वो खुद ही उसकी बिनिंग कर देगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट्स को एक बिन दे देगा। समझ रहे हो मेरा 3 बिन्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डेटा 2 साल से 80 साल के एज के लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर 2 साल से 80 साल के लोग मौजूद हैं, तो अब आपने इसके अंदर 3 बिन्स बना दिए। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि एक बिन में कितने साल के लोग होंगे। यानी अगर 0 से लेकर अगर 80 ईयर्स हैं तो आप 80 को 3 से डिवाइड करें, एक एवरेज बन जाएगा। तो उस एवरेज के हिसाब से पहले बिन में इतने, दूसरे बिन में इतने और तीसरे बिन में, सिर्फ 3 बिन्स आपको नजर आएंगे, जो भी मैं आपको शो भी करूंगा जब हिस्टोग्राम बनाना हम सीख लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, तो ये कोड हमें जहन में, जब हम वापस कोड की तरफ जाएंगे तो ये कोड भी लिखेंगे, याद दिलाइएगा, वरना आप खुद भी लिख सकते हैं अगर मैं भूल जाऊँ लिखना। तो ये टारगेट भी हमने अचीव कर लिया है, और टारगेट ये है मुझे है मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। हमने बेसिकली न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए जो काम करना था वो हमने कर लिया, डीलिंग विद न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। अब हम आगे बढ़ें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही मेथड, लेकिन ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो हो सकता है तीसरा चौथा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड यूज़ होता हो, तो फिर आप कहेंगे सर ने बताया। तो हज़ारों मेथड है, वो अभी यहाँ पे एक टॉपिक के पीछे वो मैं सारे मेथड डिस्कस नहीं कर सकते। टॉपिक को एक्सप्लोर करना और इसके अंदर एक दो जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो इस्तेमाल करना। इतना है कि इसको भी करके आप कैगल की कंपटीशन में अच्छे पोजीशन पे अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास है बिगिनिंग के बाद वो है फीचर इंजन। मिसिंग डेटा तो हम पढ़ चुके हैं, मिसिंग डेटा पे हमने फिल एने और पे काम कर चुके हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो उसकी थ्योरी शायद हमने नहीं पढ़ी थी, वो स्लाइड्स में मैंने लिखना भूल गया था मैं। तो डीलिंग विद फिलिंग डेटा, फर्स्ट रिकॉग्नाइज व्हाई द मिसिंग वैल्यूज अकर्स। ठीक है, इफ इट इज कंफर्म दैट मिसिंग वैल्यू अकर्स एट रैंडम नॉट बीइंग इंटेंशनली बी ओमिटेड। ये तो 2 तरीके हैं, एक तो रैंडम मिस हो गया, जैसे जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें आप अपनी एज नहीं बताते, तो उस वक्त वो फॉर्म में एज का कॉलम मिस हो जाता है, या सैलरी नहीं बताते। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो लोग हाइड कर देते हैं किसी वजह से किसी भी वक्त, तो वो बेसिकली रैंडमली जो है, यानी वो आपने जब इसको रिमूव वो कर दिया तो ये बेसिकली मिसिंग डेटा की कैटेगरी में आता है कि आपने उसकी मिसिंग डेटा कर दिया। और एक वो डेटा होता है जो बेसिकली, अब ये तो डेटा कलेक्शन के पास रैंडमली जो है मिस हो गया, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, लेकिन इंटेंशनली किसी ने रिमूव कर दिया, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वही अगर रिमूव कर दे तो वो बेसिकली इंटेंशनली होता है। दोनों सूरतों में आपका मिसिंग डेटा एग्जिस्ट करता है।
सर 3 में अगर वैल्यू डेसिमल या फ्लोट में होगी तो हाँ, यानी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो वो किसी एक को वेट ज़्यादा कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 80 को 3 से डिवाइड करें तो यकीनन वो इंटीजर आंसर नहीं आएगा, वो आपका डेसिमल आंसर आएगा। ये बिनिंग की बात कर रहे हैं जो साथ ने आज क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इस पे बताऊं कि 80 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो ये 26.66 होता है ना, 26.66। तो हो सकता है कि इस तरह करा जाए कि 26 और एक को 27 तक ले जाए। यानी आपने देखा होगा जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप अपने स्टार्ट्स में करते थे तो अगर एक डेटा नहीं होता तो उससे अगला वैल्यू लेके उसको एडजस्ट करने के लिए रखते हैं। जी, पहले को 27 बाकी को चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे नहीं पता है कि इस वक्त ये क्या करेगा, ये तो हम करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ। लेकिन होता ऐसे ही है कि 2 को 26 और 1 को 27 दिया जाता है ताकि वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो 0 से 26 और फिर 27 से ऑनवर्ड 54 और फिर 55 से 80 तक, इस तरह से 3 बीन्स बना दी जाएंगे और 3 कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि ये द मोस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड साउंड अप्रोच इज कॉल्ड द कंप्लीट केस एनालिसिस और या लिस्ट वाइज डिलीशन। कुछ जगहों पे ये एप्लीकेबल होता है कि आप लिस्ट वाइज डिलीशन कर दें, यानी कुछ एनालाइज करें कि भाई ये इंटेंशनली ओमिटेड है तो फिर आप जो है वो डिलीट मार दें, उसमें डिलीट कर दें उसको, या आप चाहते हैं नहीं डिलीट नहीं किया जाए तो फिर क्या करें। तो डिलीट करने के लिए आप जो है वो किसी भी टपल्स को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन डिलीट करने का नुकसान बहुत सारे हैं। इन दिस मेथड द रिकॉर्ड फुल्ली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मॉडल। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि रिकॉर्ड की बात दो तरीके से होती है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि एक होता है आपके पास, जैसे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको कभी रिमूव कर दूंगा, तो एक होता है बेसिकली ये वाला पार्ट, ये कॉलम वाला, ये इसको इसको हमेशा हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स होता है हर टपल के लिए होता है, और ये एक टपल होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता थी वो पता देनी चाहिए कि इस एक टपल की ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक ह्यूमन को बयान करने के लिए अगर टपल दें कि ये ह्यूमन है या क्या पसंद करता है, वट एवर जो भी है, तो उसकी यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे, उसकी हाइट है, ठीक है, उसका वेट है, या उसका और उसका टेस्ट है, खाने में क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ। तो वो सबके लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो जो सबके लिए लिखेंगे वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है, कुछ के मिसिंग भी होंगे, और जो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है ये इसके टपल्स कहलाते हैं हर एक। तो अब अगर मिसाल के तौर पे इस वाले आदमी ने यहाँ पर अपना पसंदीदा जो वेट है वो नहीं दिया, यहाँ पे ये मिसिंग है, ये नहीं दिया इसने, तो वो ये भी कहा जाता है कि अगर ये नहीं दिया तो उसको फिल कर दें। और एक तरीका होता है कि आप इस वाले डेटा को डिलीट कर दें। तो कह रहे हैं इन दिस मेथड द रिकॉर्ड फुल्ली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मॉडल। हम ये कर सकते हैं कि रिकॉर्ड, लेकिन ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आप रिकॉर्ड जो है वो इसमें से डिलीट ही कर दें, लेकिन क्या किया जा सकता है अगर आप समझते हैं कि इसकी कोई बात नहीं है तो यू कैन डिलीट दिस। तो कैसे करते हैं, कहते हैं मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक टेस्ट डेटा है, ये डेटा जो है आपको कोई सर्वे रेट के हिसाब से कन्वर्टेड सैलरी है। इसमें दो डेटा जो है वो क्या है, एन ए है, ये एक एन है, नॉट अ नंबर और नॉट अ नंबर। तो आप इन दोनों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी वाले कॉलम में मिसिंग हो, और कॉलम्स हो उसमें मिसिंग हो सकता है। ये तो हॉबी में मिसिंग इसलिए नहीं होगा कि ये तो बेसिकली टारगेट क्लास है, लेकिन अगर और कोई एट्रीब्यूट्स हो तो उसमें मिसिंग हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर डिलीट करें, अब मिसाल के तौर पे इसका कन्वर्टेड जो है वो तो एन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेरली एक और कॉलम बना देता हूँ, कोई भी XYZ का कॉलम, और उसका यहाँ पर तो वैल्यू है लेकिन यहाँ पे NaN है, ठीक है, NaN है यहाँ। तो अब देख रहे हैं आप कि अगर इस NaN की वजह से ये रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और इस NaN की वजह से ये रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड की तादाद आस्ते आस्ते क्या होनी शुरू हो जाएगी, श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। तो मॉडल को डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मिलना कम हो जाएगा, यानी उसको आज़ादी जो है इस सेंस में कि जो डायमेंशनलिटी इसको यहाँ पे मिलनी चाहिए थी जो डेटा की फॉर्मेट में, वो कम होती चली जाएगी। इसलिए मैं सवाल ले लेता हूँ स्टूडेंट का टाइम टू टाइम। टारगेट क्लास का कैसा पता चलता है? टारगेट क्लास की पता चलता है कि
वो किसी जगह भी हो सकता है, मतलब ये कहना है कि वो आखिर में होगा या शुरू में होगा, ऐसा नहीं होता। एक तो ये कि डेटा सेट जब दिया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि टारगेट क्लास है। कैगल में जितनी भी डेटा सेट आपको मिलेंगे उसमें लिखा होगा कि ये टारगेट क्लास है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब डेटा सेट को आप पढ़ते हैं तो उसमें आस्ते आस्ते अंदाजा हो जाता है कि ये टारगेट क्लास है। मिसाल के तौर पे सर्वे डेट और कन्वर्टेड